सो हे गाइस, वेलकम टू आवर वीडियो। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज। तो मेरे पास कुछ डीएम्स आए थे जो कि कह रहे थे कि हमें सी लैंग्वेज सीखनी है, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल्स होते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो वो क्या है, आज पहले सबसे पहले वो देख लेते हैं। बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज एक ही बात है। तो बाइनरी लैंग्वेज होती क्या है, जैसे कि हम कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी हमारी लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेजेस है। ऐसे ही मशीन्स की भी एक लैंग्वेज है जिसे हमने नाम दिया मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज। जो हमारा कंप्यूटर है उसे इंग्लिश, हिंदी और ये सारी चीजें डायरेक्टली नहीं समझ आती। हमारे कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है और वो है बाइनरी लैंग्वेज। अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेजेस के अंदर अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, वैसे ही बाइनरी लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स होती है, 0 एंड 1। इंग्लिश लैंग्वेज पूरे इन अल्फाबेट्स के ऊपर बेस्ड है, सारे लेटर, सारे वर्ड्स इन्हीं से बने हैं। और वैसे ही बाइनरी लैंग्वेज अपने 0 एंड 1 के ऊपर बनी है। जितना भी हम बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, सब कुछ किसके अंदर करते हैं, 0s एंड 1s के अंदर। जैसे एग्जाम्पल में अगर हमें 5 लिखना है तो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर हम उसको लिखेंगे 0101। कैसे लिखेंगे, 0101। अब ये 5 तो डेसिमल के अंदर था, हमने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो ये 5 के एक डेसिमल नंबर है, तो इसको अब मैंने बाइनरी में जो कंप्यूटर को समझ आती है उस लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करा, तो इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल में था, उसको किस में चेंज करा, बाइनरी में, तो इसको बोलते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे समझ कैसे आया कि 5 वो बाइनरी लैंग्वेज में 0101 ही लिखेंगे और कुछ नहीं, 1010 नहीं लिखेंगे, 10105 नहीं है, ये मुझे कैसे पता। तो उसके लिए एक ट्रिक है। तो अब कैसे कन्वर्ट करना है ये समझ लेते हैं। सपोज करते हैं कि मुझे 25 को चेंज करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम 2 की पावर 0 से लिखना शुरू करेंगे और जितना बड़ा हमारा नंबर है उतने बड़े हम डिजिट तक जाएंगे। हमने लिखा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इन सबको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है। 3 की पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर क्या होता है, 1। तो 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 64 एंड 128। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें नंबर बनाना है क्या, 25। हमें 25 को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो अब हम इनमें से वो नंबर चूज करेंगे जिनका सम आएगा 25। तो 25 के लिए मेरे को कौन कौन से नंबर चाहिए होंगे, तो 25 के लिए मैं चूज करती हूँ 16, 8 और 1। तो अब इन सब नंबर को जब ऐड करेंगे हम चेक करते हैं कि 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 16, 8 एंड 1। अब इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हुआ 14 और ये 15, 1 कैरी, देन 2, 25। तो हमारा एडिशन करके 25 आ रहा है। तो जिन जिन नंबर को हमने चूज करा उनके नीचे हम लिख देंगे 1। जैसे हमने ये 16 चूज करा 1, 8 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1, और बाकी इनके बीच में जितने नंबर आए जिनको हमने चूज नहीं करा उनके बीच में लिख दिया 0। तो हम 25 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी के अंदर, 1 1 0 0 1। तो ऐसे ही हम किसी भी नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें 5, अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था कि हमने 5 कन्वर्ट करा था, तो हम 5 भी चेक कर लेते हैं। 5 के लिए हमें कौन सा नंबर चाहिए होगा, 4 और 1। तो एक यहां ये 0, ये 1, तो 1 0 1। अब इसके आगे अगर आपको 4 बिट में लिखना है तो 0 लगा लो, वरना ये भी ऐसे ही चलेगा, दोनों सही है। तो ऐसे हम करते हैं कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी।
हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर लिख रहे हैं 5, तो उसे 5 क्या है वो कुछ समझ नहीं आएगा, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। अब कंप्यूटर बाइनरी समझ सकता है, उसको 101 का मतलब पता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन 5 का मतलब क्या है ये कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आता है कंसेप्ट ऑफ जीरोस एंड वन। तो हमने ये तो समझ लिया कि किसी नॉर्मल नंबर को, डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये जो जीरोस एंड वंस है ये आए कहां से, किसने कंसेप्ट दिया? तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जीरोस एंड वन कहीं फिजिकली पड़े नहीं है, इनकी कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ये सिर्फ 2 स्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे हार्डवेयर के अंदर। या तो उनको ट्रू एंड फॉल्स स्टेट बोल लो, या उनको हाई और लो स्टेट बोल लो। इससे क्या होता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं, 0 जो है रिप्रेजेंट करता है लो स्टेट को और 1 हाई स्टेट को। इसको अगर आपको और डीप में समझना है तो आप इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या सर्किट्स वाले सब्जेक्ट के अंदर समझ सकते हैं, जिसमें 0 मतलब कि हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और 1 मतलब करंट फ्लो कर रहा है, या फिर ट्रू और फॉल्स स्टेट भी इसको बोल सकते हैं। इसके डीप में इतने जानने की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल प्रेजेंस हमारे कंप्यूटर के अंदर जीरोस एंड वंस की नहीं होती, बस ये 2 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, या लो स्टेट और हाई स्टेट। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी है। तो अब इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल सुन लेते हैं, एक सिचुएशन है, इसको अज्यूम करते हैं। तो अज्यूम करते हैं अभी हमारे कंप्यूटर्स का जो है इन्वेंशन नहीं हुआ, हम उससे पहले वाले एज में है अभी। तो ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कोई काम नहीं होते थे जो आज कंप्यूटर से हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उस एज में क्या होते थे, बड़े बड़े स्टोरेज रूम्स होते थे जिसके अंदर हमारा सारा डेटा रखा जाता था। तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा, ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है, ये हमारा वही रूम है जिसके अंदर हमने स्टोरेज में सारा डेटा डालना है। तो इसके अंदर एक पर्सन है जो कि अज्यूम कर लेते हैं आप हो। तो आपको क्या करना है, अब आपको करना है काम स्टोरेज का। अब आपको 1 डेट का जितना भी सारा डेटा है, मान लेते हैं ये एक बैंक का है और बैंक का सारा डेटा आपको सेट करना है। तो 1 डेट को जितने भी कस्टमर्स आए थे उनका सारा आपको इस कॉलम के अंदर रखना है, 2 का इसमें, 3 का इसमें, और ऐसे ही सीरियल वाइज आपको सारा डेटा सेट करना है। तो अब आप सिंगल यूजर, अब इतना सारा डेटा है, आपको सीरियल वाइज रखना है, आपको कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर यही चीज हम आज करें तो हम क्या करेंगे, इस काम को आसान बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम कोई सॉफ्टवेयर बना लेंगे जो कि सारा काम कंप्यूटर से करवा लेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ 1 टाइम मेहनत करनी होगी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, है ना। हम सिर्फ 1 टाइम मेहनत करेंगे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और उसके बाद बार बार उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। तो ये सारा जो काम हम खुद मैन्युअली कर रहे थे, ये सारा काम कौन कर देगा, ये सारा काम हमारा करेगा कंप्यूटर। तो हमारा क्या होगा, टाइम सेव होगा और काम जल्दी हो जाएगा। कहां मैं अकेला सारा काम कर रहा था और कहां आप कंप्यूटर मेरा सारा काम करके मुझे रिजल्ट दे देगा, सारा एक बिल्कुल सीरियल वाइज कर देगा। और मैन्युअली में क्या होता है, मैन्युअली में मिस्टेक के चांसेस भी होते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज्ड अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक्स कम होती है, उसमें मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब हमने क्या करा, हमने इस काम को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना लिया। लेकिन सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो हमें कुछ आना चाहिए ना। तो अब वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें आनी चाहिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पता चला कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी है, ताकि हम कोई भी रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना पाए। और सॉफ्टवेयर किससे बनेगा, प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारी लैंग्वेज है। ये सारी क्या है, ये सारी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इन सब का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या कह सकते हैं एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा,
सॉफ्टवेयर हमारा काम जो है वो इजी बना देगा और फास्ट कर देगा, तो ये ज्यादा एफिशिएंट मेथड है। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर हमें क्यों बनाया, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि मुझे म्यूजिक प्ले करना है। अब मेरे पास कंप्यूटर तो है, अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे म्यूजिक प्ले करना है, तो मैं कैसे करूं। तो जब तक इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा जो म्यूजिक प्ले करता होगा, मैं कंप्यूटर के अंदर कैसे म्यूजिक प्ले करूं। तो जब तक मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन ही नहीं है जो म्यूजिक प्लेयर है, तो मैं म्यूजिक कैसे प्ले कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास कैलकुलेटर है ही नहीं, तो मैं कंप्यूटर के ऊपर कैलकुलेशन कैसे कर सकती हूँ। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि हमें म्यूजिक प्ले करना था या कैलकुलेशन करनी थी, हमें कोई भी स्पेसिफिक अगर टास्क करना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। जैसे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर होना जरूरी है, म्यूजिक प्ले करने के लिए म्यूजिक प्लेयर होना जरूरी है। वैसे ही हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं जो हमारे कंप्यूटर को चाहिए होते हैं कुछ एक्टिविटी या कुछ टास्क या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो दीज आर नीडेड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशन। हमारे कंप्यूटर के पास एबिलिटी है सब कुछ करने के लिए, लेकिन उसको करने से पहले हमें उसको बताना पड़ेगा कि उसको कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। इसको अगर एग्जांपल से समझें तो एक ये बच्चा है जिसको अभी सिर्फ प्लस और माइनस करने आता है, इसको सिर्फ क्या आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने आता है। अगर मैं इसको बोलूं 2 नंबर्स का एलसीएम निकाल के मुझे बता, तो क्या ये बच्चा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उसको एलसीएम कैसे कैलकुलेट करना है मुझे बताना होगा कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, उसको बेसिक्स आते हैं, लेकिन अब एलसीएम कैसे कैलकुलेट करना है उसके फंडामेंटल्स तो मुझे उसे बताने पड़ेंगे ना, तभी तो वो मुझे उसका रिजल्ट देगा। अब इसी टाइप से है हमारा कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के पास एबिलिटी है, हम जो भी उसे टास्क असाइन करेंगे वो उसका आउटपुट दे, लेकिन उससे पहले कुछ फंडामेंटल्स हमें उसे बताने पड़ेंगे। अब वो फंडामेंटल्स हम उसे किस फॉर्म में बताएंगे, उस सॉफ्टवेयर की फॉर्म में बताएंगे। एक बार हमने उसे बता दिया कि ये चीज ऐसे करनी है, हमने उसको डिफाइन कर दी कि ये एलसीएम का प्रोग्राम है, एलसीएम हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब हम चाहेंगे कि हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है, हम उस सॉफ्टवेयर को यूज कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के पास एबिलिटी है सब कुछ परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए सॉफ्टवेयर्स उनका वो काम करने के लिए। तो अब है मशीन कोड। मशीन कोड क्या होता है, मशीन कोड एक बाइनरी कोड है जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है। अब मशीन कोड और बाइनरी कोड दोनों एक ही नहीं है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। बाइनरी कोड के अंदर क्या होता है, सिर्फ जीरोस एंड वंस का यूज होता है, ये क्या है, बाइनरी। अब बाइनरी कोड से बना है क्या, मशीन कोड। मशीन कोड इसके अंदर होता तो जीरोस एंड वंस से ही है सब कुछ, लेकिन ये जो मशीन कोड है ये हमारा कौन समझता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक लेयर है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे ये सारे एप्लीकेशन जैसे नोटपैड हो गया या फिर हमारा विजुअल स्टूडियो हो गया, ये सारे क्या है, ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, जैसे विंडोज हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, ये सारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। और हार्डवेयर, हार्डवेयर तो सबको पता है हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर है, ये सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सारे क्या है, हार्डवेयर। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर से जाके इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे पास एक सेकंड लेयर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, मेजरली 3 टाइप्स के हैं जो हमारे मार्केट में है, विंडोज, मैक और लिनक्स। तो मशीन कोड एक बाइनरी कोड है जो हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ आता है। ये क्या होता है, ये मशीन डिपेंडेंट होता है। जैसे अगर एक मशीन कोड है, ये विंडोज के लिए बना हुआ है, तो यही सेम कोड अगर मैं मैक के ऊपर रन करने की कोशिश करूंगी तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये मशीन डिपेंडेंट है। अगर ये मशीन कोड विंडोज के लिए बना है तो ये विंडोज पे ही रन होगा। अगर कोई मशीन कोड
मैक के ऊपर बना है तो वो विंडोज के ऊपर रन नहीं होगा। तो समझ आया मशीन डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है। तो अब नेक्स्ट है हाउ टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर। हम कोई सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मेजरली हमारे पास 2 ही स्टेप्स है। थर्ड स्टेप में हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट आ जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है सोर्स फाइल को क्रिएट करना। नंबर वन क्या है, सोर्स फाइल। सोर्स फाइल क्या होती है, सोर्स फाइल हमारी वो फाइल है जिसके अंदर हम खुद कोड करके सारा कोड लिखेंगे। मतलब अगर हम सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसके अंदर उस चीज के लिए हमने जितना भी कोड लिखा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स फाइल। एज्यूम कर लेते हैं 2 नंबर्स के एडिशन का हमें प्रोग्राम बनाना है। तो इस प्रोग्राम के लिए हम जितना भी कोड लिखेंगे ना, हमने जितना भी कोड खुद लिखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स फाइल। ये हमारी जो हमने कोड की फाइल तैयार करी है, हमारी कौन सी फाइल होगी, सोर्स फाइल। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, अगर हम सी लैंग्वेज में हमारी फाइल बना रहे हैं, सोर्स फाइल हमारी सी लैंग्वेज में है, तो उसका एक्सटेंशन होगा .c, और अगर C++ के लिए है तो .cpp। अब ये एक्सटेंशन है, जैसे कि अगर हमारे कंप्यूटर के ऊपर कोई इमेज होती है तो उसका एक्सटेंशन होता है .jpg, और अगर कोई वीडियो है तो MP4। तो ये क्या होता है, ये हमारे फाइल के कंटेंट बताते हैं कि इस फाइल के अंदर किस टाइप का कंटेंट है, इमेज टाइप का कंटेंट है, PDF टाइप का कंटेंट है, या टेक्स्ट फाइल है, या वीडियो है। तो इसी टाइप से .c एक्सटेंशन क्या बताता है कि ये C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी हुई फाइल है। .cpp क्या बताता है, ये C++ लैंग्वेज में बनी हुई फाइल है। तो अब हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, हमने एक सोर्स फाइल क्रिएट कर लिया, हमने सारा कोड लिख लिया है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, बिल्ड करना, इस सोर्स फाइल को बिल्ड करना। वैसे तो बिल्ड के अंदर हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ एक क्लिक करना होता है और ये बिल्ड वाला जितना भी सारा काम है ये अपने आप हो जाता है। लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, जब हम बिल्ड कर रहे हैं कोई फाइल तो उसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है। तो बिल्ड जब हम करते हैं अपनी फाइल को, अपनी सोर्स फाइल को, तो इसके अंदर 3 प्रोग्राम्स होते हैं जो कि चलते हैं। अब ये 3 प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर एंड लिंकर। ये क्या है, ये 3 प्रोग्राम्स हैं जब हम अपनी फाइल को बिल्ड करते हैं, जब काम में आते हैं। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, ये सोर्स फाइल को प्री प्रोसेसर देता है और एक उसके ऊपर कुछ काम करता है और एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है जो कि सोर्स फाइल से इनपुट लेता है और उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके एक फाइल क्रिएट कर देता है। अब ये इतना क्या काम करता है, इसमें इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अब ये जो न्यू फाइल है ये कहाँ जाती है, कंपाइलर के पास। अब कंपाइलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्ड के अंदर इन 3 प्रोग्राम में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करता है, ये जो प्री प्रोसेसर ने हमको फाइल दी इसको कन्वर्ट करता है डॉट ऑब्जेक्ट फाइल में। इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट फाइल में। अब ऑब्जेक्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .o। जैसे सी फाइल का .c था, CPP C++ का था, वैसे ऑब्जेक्ट फाइल का क्या होता है, .o। कंपाइलर ने क्या करा, प्री प्रोसेसर से फाइल ली और उसको चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट फाइल में। ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर क्या होता है, बाइनरी कोड होता है, जो भी हमने सी के अंदर लिखा। अब सी के अंदर तो हम 0s and 1s में नहीं लिख रहे, लेकिन कंप्यूटर को समझ क्या आएगी लैंग्वेज, 0s and 1s। तो हमें कुछ तो समान चाहिए ना, जो हमारे लैंग्वेज को सी के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मल इंग्लिश जैसे कुछ लिखते हैं, जैसे printf, scanf, इंग्लिश के वर्ड्स हैं। अब हमारे इंग्लिश के वर्ड्स को कन्वर्ट करने के लिए 0s and 1s में हमें कुछ तो चाहिए ना। तो अब ये सारा काम कौन कर रहा है, कंपाइलर। जो भी हमने अपने सोर्स फाइल के अंदर काम करा उसको 0s and 1s में कौन, बाइनरी कोड में कौन कन्वर्ट कर रहा है, कंपाइलर। तो कंपाइलर ने जब हमारी सोर्स फाइल को 0s and 1s में या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करा तो उसने कौन सी फाइल बना दी, ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल। अब ये ऑब्जेक्ट फाइल हमारी जाती है लिंकर के पास। अब लिंकर क्या करता है, अभी के लिए हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, कुछ लाइब्रेरी फाइल्स भी होती हैं। लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड कोड पहले से पड़ा होता है, जिसको हमें
खुद कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें अपना प्रोग्राम, अपनी थोड़ी सी मेहनत कम करने के लिए हमें क्या करा हुआ है, कुछ प्रोग्राम्स या कुछ कोड हमें पहले से लिख के दिया हुआ है, जो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी हमें उसको यूज करना होगा ना, हम उसको डायरेक्टली उठा के यूज कर लेंगे। तो ये सारा जो प्री डिफाइंड कोड है जो पहले से हमें मिला हुआ है, तो ये सारा कुछ इसके अंदर होता है लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। तो लिंकर क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट फाइल को और इन लाइब्रेरी फाइल्स को आपस में कर देता है कंबाइन। आपस में क्या करता है, कंबाइन, और एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। वो जो न्यू फाइल क्रिएट होती है वो होती है हमारी .exe फाइल। exe फाइल मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्या होती हैं, ये है हमारा फाइनल सॉफ्टवेयर। .exe फाइल मतलब फाइनल सॉफ्टवेयर। इस फाइल को अगर हमें किसी को भी देना है, अगर हमें किसी को अपना सॉफ्टवेयर देना है, तो हम उसको अपनी सोर्स फाइल कभी नहीं देते। हम उसको कौन सी फाइल देते हैं, .exe फाइल। इसको हम कैसे भी शेयर करते हैं, अगर पेन ड्राइव से हम किसी को .exe फाइल देते हैं तो ये आराम से रन हो जाएगी। तो ये था हमारा प्रोसीजर कुछ सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम बनाने का। फर्स्ट स्टेप में हमने सोर्स फाइल क्रिएट करी जो हमने सी या C++ लैंग्वेज के अंदर बनाई थी। सेकेंड स्टेप में हमने वो सोर्स फाइल को हमने क्या करा, सिर्फ एक बटन क्लिक करा, उसके बाद वो हमारी जो फाइल थी वो सारी कंपाइल हुई, हमारा सारा बिल्ड प्रोसीजर चला। अब बिल्ड प्रोसीजर के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट्स थे, कौन कौन से प्रोग्राम्स थे, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर और लिंकर। प्री प्रोसेसर ने क्या करा, सोर्स फाइल को लिया, कुछ टास्क परफॉर्म करा और न्यू फाइल क्रिएट करके किसको दे दी, कंपाइलर को। कंपाइलर ने सारा सोर्स फाइल को जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करा और कौन सी फाइल बनाई, .ऑब्जेक्ट फाइल या .o फाइल। और ये .o फाइल किसके पास गई, लिंकर के पास, जिसने इसको कंबाइन करा लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। और ये हमारी कौन सी फाइल बन गई, एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो हमारी फाइनल सॉफ्टवेयर, जो हमारा फाइनल सॉफ्टवेयर है, जो हमारी एग्जीक्यूट होने वाली फाइनल फाइल है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कुछ न्यू चीजें आपको पता चली होंगी सी लैंग्वेज के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में, कि सी लैंग्वेज कहां से आई, कब डेवलप हुई, किसने डेवलप करी, सारी उसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी टेक क्यूरियस, कीप प्रैक्टिसिंग एंड फॉलो योर ड्रीम्स।